नमस्कार। सुस्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रा के YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोगों का जो ये प्रोग्राम, ये जो क्लास है डिजिटल गुरु जी के नाम पर चल रहा है। और इसमें हम लोग जनरल स्टडीज़, जो कि हम लोगों का सामान्य अध्ययन का एक बड़ा पार्ट आता है, जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें नंबर लाना और इसमें नंबर लाकर अपने सिलेक्शन को ताकतवर और मजबूत बनाना, अपने मेरिट को ऊपर लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए उस इम्पोर्टेंस को और आपके आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सेशन को और अच्छे से करने जा रहे हैं। और मैं आपके साथ जिस एक टॉपिक को, जिस एक सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहा हूं, वो है हम लोगों का हिस्ट्री। वैसे आप लोग ने पढ़ा होगा, और हिस्ट्री को जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये तीन अलग अलग हिस्सों में है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। और हम लोग अपनी जो शुरुआत करेंगे आज की, वो शुरुआत की जाएगी मेडिवल इंडिया से। मेडिवल इंडिया जिसके दो हिस्से अलग अलग बनते हैं, जिसके दो अलग अलग पार्ट बनते हैं। और अगर हम लोग देख सकते हैं तो इसको आप देखिए, दो अलग अलग हिस्सों में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। एक जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम पर, दिल्ली सल्तनत के नाम पर जानते हैं, और एक जिसे हम लोग मुगल के नाम पर जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये दो अलग अलग एरा हैं जिनकी शुरुआत हम लोगों के मेडिवल इंडिया से होगी। दिल्ली सल्तनत यानी कि जिसमें आपको इस्लामिक कल्चर आता दिखाई पड़ेगा। ऑफिशियली इसकी डेटिंग चलती है, इसका जो तिथि क्रम चलता है वो आपका चलता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। यानी अगर गणित की विद्या के हिसाब से बात किया जाए, जो अभी आप लोग कर रहे थे, तो उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 320 साल का जो दौर है, ये हम लोगों का दिल्ली सल्तनत कहलाता है। और 1526 से लेकर 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु का जो साल दिखाई पड़ेगा, ये हम लोगों का मुगल काल के नाम पर जाना जाता है। इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ें, इतने अच्छे से कि जब एग्जाम में बैठें और अपने सामने सवाल को देखें तो फिर ये ना रह जाए कि ये सवाल नहीं आता, ये वाली लाइन नहीं आती। और अगर कुछ एक बार सवाल ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिमिनेशन की वो प्रोसेस, जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब आता हो। हमें यह भी आना चाहिए कि हमें क्या चीज़ नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद हम अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो एलिमिनेशन की प्रोसेस आनी चाहिए। तो हम लोग इसी एक ताकतवर हिस्से को आगे बढ़ाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। इसमें किसी तरह का कोई डाउट, कोई सवाल होगा, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी शुरुआत हम लोग करते हैं। और अपने दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर की अगर बात किया जाए तो देखिए है क्या, मेडिवल इंडिया में अचानक कोई परिवर्तन, अचानक से कोई चीज़ नहीं आती है। हर चीज़ के पीछे अपने कारण होते हैं। और हर चीज़ का बिल्कुल गौतम कुमार जी एमसीक्यू भी होगा, उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन एमसीक्यू से पहले कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है, तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलेंगे और आपके एमसीक्यू जिसे हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं वो भी किया जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें होंगी, उसके लिए कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम, क्योंकि हर कदम महत्वपूर्ण है। हर कदम उठाने से पहले और हर कदम को रखने से पहले ज़मीन देखनी पड़ेगी कि कहीं कोई कील और कहीं कोई कांटा तो नहीं है जो चुभ जाए और अगले कदम को उठने से पहले रोक दे। तो ऐसा कोई भी रास्ता, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो हमें चोटिल करे, जो हमें जोखम दे जाए, जो हमें जख्म दे जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक। तो अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना। और मुझे मालूम है आप सभी, वो अब तक जो हमारा 5-7 मिनट का आपके बीच रिश्ता बन चुका है एक गुरु और शिष्य का, तो आप सब मेरे वो शिष्य हैं जो अपनी तैयारी को इतना माकूल बनाएंगे, इतना अच्छा बना देंगे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और मैं नहीं, मेरे साथ के जो भी साथी आपके पास आते हैं, आपके सामने आते हैं, वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें, सिलेक्शन लें। क्योंकि ज़िंदगी रोशनी से चलती है, दियों से नहीं। ज़िंदगी रोशनी से चलती है और ये सूरज की रोशनी है, दियों की नहीं, सूरज की रोशनी है, जो अजर रहे और जो अमर रहे। और इसीलिए इस अजर अमर उजाले को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और मेडिवल इंडिया की शुरुआत, जैसे मैंने कहा, अचानक से नहीं, इसका एक पूरा टर्म है। अगर इस नक्शे में देख लें तो हम लोग देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, जिसे आजकल हम लोग पाकिस्तान के नाम पर जानते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाता है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा पूरा दक्षिण तक का हिस्सा चला जा रहा है।
जहां तक आपका दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य होगा, अचानक नहीं बना है। ये धीरे धीरे एक लंबी, एक मेहनत भरी प्रक्रिया है जिसे अलग अलग शासकों के द्वारा किया गया है। यही काम आपको भी करना है अपने एग्जामिनेशन के दौरान। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और मेडिवल इंडिया में एंटर करते हैं और उसकी शुरुआत होगी उस आक्रमणकारी से, उस योद्धा से जिसने भारत पर आक्रमण कर दिया है और उसे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर जानते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो पहला आक्रमण हुआ है ये 712 ईस्वी में हुआ है, 702 एडी में। और इस एक आक्रमण को भारत पर सीधे नहीं किया गया है, इसके पीछे आक्रमण करने का एक लंबा चौड़ा कहानी है। उसका छोटा सा एक जिसे रेफरेंस कह लेते हैं वो जान लिया जाए। हुआ कुछ ऐसा कि इस्लाम का जब उदय हुआ, मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम को आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे करके इस धर्म में जो सादगी से भरा हुआ धर्म था जो आगे चलकर बढ़ा और इसमें धीरे धीरे साम्राज्यवाद की सोच विकसित होती चली गई। हर जगह दिखाई पड़ती है, हर देश में दिखाई पड़ती है और शुरुआत में वहाँ पर भी दिखाई पड़ा। तो 7वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी के दौरान आपका करीब करीब जब समानंद वंश रूल कर रहा है अरब पर, जहाँ के शासक हैं जिन्हें हम लोग खलीफा के नाम पर जानते हैं। खलीफा कोई नाम नहीं है, खलीफा एक पदवी है। तो खलीफा नाम है अल हज्जाज, पदवी खलीफा के साथ अल हज्जाज रूल करते हैं। अल हज्जाज की सेनाओं ने आक्रमण किया है एक आइलैंड पर, एक द्वीप पर, जिसे हम लोग श्रीलंका के नाम पर जानते हैं। यहीं पर एक चीज़ और जान लीजिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम भी पूछा जाता है तो श्रीलंका का पुराना नाम सिंघल है और श्रीलंका का एक और यूनानी नाम ग्रीस नेम है जिसे सिलोन कहा जाता है। तो सिंघल और सिलोन ये दो नाम आपको मिलेंगे श्रीलंका के जो पुराने नाम हैं। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों नाम का उल्लेख कर रहे हैं ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाएं और वो कोई भी सवाल पूछे तो फिर आपको किसी तरह से ये झिझक ना आने पाए कि ये तो मुझे आता ही नहीं है। ऐसा नहीं वाला शब्द तो हम लोगों को एग्ज़ाम में लेकर जाना ही नहीं है। हम लोगों को जाना है तो बस ये आता है और ये हम करेंगे, कर लेंगे नहीं, करेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और इसी विश्वास को मैं जगाना चाहता हूँ और वो है आपके अंदर, बस वो थोड़ा सा उसके लॉ को जगाना पड़ेगा। तो अल हज्जाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, तो अल हज्जाज की सेना ने आक्रमण कर दिया है और आक्रमण किया है श्रीलंका पर जिसका पुराना नाम लिखा हुआ है। और श्रीलंका पर आक्रमण करके ये लोग लौट रहे हैं अपने वापस अरब की ओर। अभी हम लोग ने कुछ देर पहले एक नक्शा देखा था, हम लोग उस नक्शे को दोबारा से देख लेते हैं। तो अगर हम लोग उस नक्शे को दोबारा से देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर इस निचले हिस्से पर ध्यान से देखा जाए, मैं पेन की इंक बदल लूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। अगर इस हिस्से को देखें तो ये हिस्सा आपका श्रीलंका है, ये अरब सागर है और इधर से आगे बढ़ते हुए ये अरब के जहाज इस रास्ते से बढ़ रहे हैं। इस इलाके को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका पाकिस्तान का इलाका है। इसी पाकिस्तान के इलाके में एक जगह पड़ती है जिसका नाम आजकल के दौर में सिंध था, उस जमाने में भी सिंध था। तो सिंध के इलाके से ये एक सेना जो कि ढेर सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी लेकर गुजर रहा है, वो जा रहा है और उस ओर जाते हुए इस जगह पर एक घटना हो रही है। बहुत बढ़िया भैया, नमस्कार नमस्कार। तो हम लोग अपने नमस्कार और इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते चलते हैं और अपने क्लास को आगे बढ़ाते चलते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जो पाकिस्तान का सिंध का इलाका है, इस इलाके से गुजर रही है आपकी सेना और इस अरब के खलीफा की सेना जब गुजरी तो इस सिंध के इलाके के राजा हुआ करते थे। हम लोग अपनी स्लाइड को फिर आगे बढ़ा लें तो वहाँ से एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो इस इलाके के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था खलीफा, उनका नाम था राजा दाहिर। अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देख पाए तो वो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, पेन का इंक बदल लिया जाए तो वो राजा है जिनका नाम है दाहिर। तो सिंध के इलाके से गुजर रही सेना जो कि दाहिर के रास्ते से गुजर रही है और अब राजा दाहिर की सेना के रास्ते से गुजर कर, यानी उस राज्य से गुजरते हुए जब खलीफा साहब की सेना गुजरती है तो इस सिंध के इलाके पर उस सेना पर समुद्री डाकुओं के द्वारा कर दिया गया है हमला। तो हमला जब हुआ तो उसमें कुछ ढेर सारा रुपया, पैसा लूट लिया गया। लुटी पिटी सेना पहुंचती है खलीफा के पास जो सारी शिकायत दर्ज कराती है, ऐसी घटना, ये घटना। और हुआ कहां पर? सिंध के इलाके में। राजा कौन है? उनका नाम दाहिर है। और अब तुरंत ही आक्रमण किया गया। अब की पहली बार जो आक्रमण हुआ है वो कासिम ने नहीं किया है। पहले दो आक्रमण जो हुए हैं
वो खलीफा हज्जाज के दो अन्य सेनापतियों, दो अन्य लोगों के द्वारा किया गया है। लेकिन जब दोनों आक्रमण सफल कर दिए गए, हरा दिए गए राजा दाहिर के द्वारा, चच वंश का राजा, ब्राह्मण वंश का ये राजा, लेकिन ताकतवर राजा, तो राजा दाहिर के द्वारा जब इस दो आक्रमण को असफल कर दिया गया तो खलीफा हज्जाज को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए अब अपने मान, अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए खलीफा हज्जाज ने अपने सबसे काबिल सेनापति को भेज दिया, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। बिना कोई सूचना दिए, खबर ही नहीं लगी हमारे राजा दाहिर को, क्योंकि वो जीत चुके थे, 2 बार जीत चुके थे। 2 बार की जीत जश्न देती है, और जश्न में फिर आने वाली खबर और आने वाली आहट का अंदाजा नहीं लगता। और आहट अब की बारी बड़ी खटखटाहट के साथ आ रही है, और वो हमारे कासिम लेकर आ रहे हैं। और कासिम ने आक्रमण किया, राजा दाहिर ने सामना तो किया है, लेकिन समस्या इस बात को लेकर आ रही है कि जो तैयारी लेकर कासिम आया है, उस तैयारी का सामना करने के लिए दाहिर तैयार नहीं है। और इसी वजह से दाहिर को इस युद्ध में पराजय का, हार का सामना करना पड़ा है। और हार गए राजा दाहिर पक मार दिए गए हैं, और सिंध पर अब कब्जा कर लिया गया है कासिम के द्वारा। सिंध के इन इलाकों पर कब्जा करने के बाद, यहाँ पर रुकने के बाद, इस्लाम का प्रचार, लोगों को इस्लाम को अडॉप्ट करने के लिए जबरदस्ती करना, और 2 नए शहर स्थापित कर देना, जिन्हें हम लोग महफूजा, याद रखिएगा ये दोनों नाम हम लिख दे रहे हैं, महफूजा और मंसूरा रखा गया। तो सिंध और वर्तमान समय का जो आपका कराची का इलाका है, इनके नाम बदलकर कासिम के द्वारा महफूजा और मंसूरा कर दिया गया। और अब यहां पर उसने इन 2 जगहों के लोगों पर, जो कि अलग धर्म के हैं, जो कि इस्लाम धर्म के नहीं है, उनके द्वारा अब जजिया कर की शुरुआत कर दी गई है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखिएगा। ये आप जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहां पर आएगा भी, और सवाल आपसे पूछा जाएगा, जजिया कर की शुरुआत किसने की, भारत में किस शासक के द्वारा जजिया कर की शुरुआत की गई। अगर किंग का नाम पूछेगा, राजा का नाम पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा वो राजा हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, उसकी पढ़िए शुरुआत की जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछे कि भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की, जजिया टैक्स वॉज स्टार्टेड बाय विच पर्सन और विच कमांडर, तो ध्यान रखिएगा वो आंसर आपका मोहम्मद बिन कासिम होगा। तो कासिम ने जजिया कर की शुरुआत सिर्फ इन 2 जगहों पर किया हुआ है, पूरे देश में नहीं किया है उसने, क्योंकि उसका पश्चिमी प्रांत के कुछ ही हिस्सों पर अधिकार है, सब पर ही नहीं। इसलिए बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर अधिकार होगा वहीं पर कर लगेगा। तो अब उसने एक नए कर की शुरुआत कर दी है, जो कि जिम्मी लोगों पर लगती है। हम एक शब्द का फिर से लिख देते हैं, जिम्मी। इस शब्द का मतलब होता है वो जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं। तो जो नॉन मुस्लिम हैं उनको जिम्मी शब्द से नवाजा जा रहा है, उनको जिम्मी शब्द दिया जा रहा है, और इसी जिम्मी शब्द से जिस कर की शुरुआत हो रही है उसे जजिया कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहां से कासिम के द्वारा कर लगाया गया, और बताया जाता है कि राजा दाहिर की 2 बेटियों को गिरफ्तार किया गया, खलीफा हज्जाज की सेवा में प्रस्तुत किया गया, जहां पर खलीफा हज्जाज के द्वारा अब उन लड़कियों से जो प्रस्तुत की गई दरबार में, तो उन लड़कियों से परिचय और जानकारी हासिल की गई, जहां पर उन दोनों लड़कियों ने खलीफा हज्जाज के सामने कासिम के ऊपर कुछ तोहमत इल्ज़ाम लगा दिए कि इस आदमी ने रास्ते में बदसलूकी की है हम लोगों के साथ। इतना सुनते ही कासिम का राजा नाराज हो गया, उसने कासिम की कोई बात नहीं सुनी और कासिम को मार दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि ताज़ा मरा हुआ जो ऊंट है उसकी खाल नोच ली गई है, खींच ली गई है, उस खाल में उसे पैक कर दिया गया है, जिसमें दम घुट जाने से इस आदमी की मृत्यु हो गई है। इस एक आक्रमण के साथ ही भारत में उस नए धर्म की, उस नए युग की शुरुआत होती है, जिसे मेडिवल के नाम पर जाना जाता है, मुस्लिम काल के नाम पर जाना जाता है। और इस एक आक्रमण के बाद लगभग 300 सालों तक भारत पर फिर किसी ने आक्रमण नहीं किया। उसके पीछे देखिए कारण है। अगर उस पूरे इलाके को ध्यान से देखिए तो उस पूरे इलाके में आपको एक बात दिखाई पड़ेगी कि वहां पर जो जमीन है वो एग्रीकल्चरल नहीं है, वो खेती योग्य नहीं है। और खेती योग्य जमीन नहीं है तो फिर बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं
आपको जीवन जीने के लिए रुपया, पैसा, चीजें, कपड़ा, ये सब चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए आपको उन जगहों पर जाना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा जहां पर ये सारी चीजें हैं। इसलिए इन सारी चीजों को लिए अब अरब के लोग, इसके आसपास के लोग अगल बगल के राज्यों पर आक्रमण करते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो दूर तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये अल-हज्जाज का योग्यता है, उसकी सेना की योग्यता है कि वो श्रीलंका तक पहुंच गए हैं और यही श्रीलंका तक पहुंचने वाला रास्ता आगे चलकर भारत के लिए रास्ते खोल देता है और कासिम जमीन के रास्ते से भारत के आने का रास्ता खोल देता है। यह काम कभी सिकंदर ने किया था, सिकंदर जमीन के रास्ते से आया था और अब इस काम को इतने साल बाद, अगर गुणा भाग की बात करें तो लगभग 1000 साल के बाद कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया है और 1000 साल बाद फिर से एक बार रास्ता ढूंढ लिया गया भारत को आने का। इस बीच जो हम लोगों के भारत का पड़ोस का इलाका है, हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसमें इंडिया भी है, तो ध्यान रखिएगा इंक्लूडिंग इंडिया चल रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी चल रहा है। तो ये वो इंडिया जो कि इंक्लूडिंग इंडिया, ये साउथ और नॉर्थ दोनों की बात है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान यानी कि नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं। और अब अफगानिस्तान का वो हिंदू कुश का इलाका जिसके निचले हिस्से पर एक राज्य पड़ता है जिसे गोर के नाम पर जाना जाता है, जिसे गजनी के नाम पर जाना जाता है। और अगले दो आक्रमणकारी इसी दो अलग अलग जगहों से आने वाले हैं। शुरुआत करेगा गजनी राज्य। गजनी एक छोटा सा अफगानिस्तान का प्रांत है और कभी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब अफगानिस्तान की यात्रा पर गए थे तो उनसे पूछा गया अफगानिस्तान में आप कहाँ घूमना चाहेंगे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं उस इलाके को देखना चाहता हूँ, उस छोटे से इलाके को देखना चाहता हूँ जहाँ से कभी हमारे देश पर आक्रमण करने वाला वो आदमी जो महमूद के नाम से जाना जाता है वो आया था। तो उन्होंने गजनी स्टेट का, गजनी जो अब छोटा सा प्रांत रह गया है, उसका दौरा किया था। उसी गजनी राज्य से आने वाला है व्यक्ति जिसका नाम महमूद गजनवी है। इसमें जो महमूद है ये नाम है और ये जो गजनवी शब्द है ना, जो आपको दिख रहा होगा, ये गजनवी शब्द गजनी से बना है। जैसे भारत से भारतीय, उसी तरह गजनी से गजनवी, ये उसका वंश नहीं है, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी का जो वंश है वो वंश है यामनी। मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह सवाल पूछा जा चुका है कि महमूद गजनवी का रियल वास्तविक वंश कौन सा है, तो दैट वाज यामनी डायनेस्टी। वो यामनी वंश से ताल्लुक रखता है, गजनवी उसका वंश नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यामनी वंश का ये शासक है और महमूद अपने पिता का उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि इसके जो बड़े भाई हैं जिनको इस्माइल के नाम पर जाना जाता है, राजा तो उनको बनना था, लेकिन चूंकि इस्माइल राजा नहीं बन पाए क्योंकि गजनवी ने यानी महमूद ने उन्हें मार दिया और मारकर फिर कहीं ना कहीं उस वंश पर अधिकार कर लिया है। तो अब वो कुल मिलाकर इस सत्ता को आगे लेकर जाना चाहता है। वो चाहता है कि वो दुनिया का इतना बड़ा शासक बने कि वो खलीफा से बड़ी ताकत और खलीफा से बड़ी ताकत को अपने आप को स्थापित करना चाहता है और उसकी शुरुआत वो करता है एक उपाधि के साथ। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है ही वॉज सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया का पहला सुल्तान था। ठीक, इससे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया के पहले सुल्तान का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा दुनिया का पहला सुल्तान महमूद गजनवी है। और यही परंपरा आगे चलकर जब बढ़ाई जाएगी दिल्ली से, दिल्ली पर रूल करने वाले लोगों से, तो उसे नाम दिया जाएगा दिल्ली सल्तनत का। पढ़ेंगे हम लोग, ठीक, उसको जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग टॉपिक आगे चलाते जाएंगे वैसे वैसे उसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब कुल मिलाकर यामनी वंश के शासक ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया है और खलीफा, अरब के खलीफा को पराजित करके अरब पर अपना अधिकार बना देना चाहता है, अपने झंडे को लहरा देना चाहता है। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए। अब बहुत बड़ी सेना के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी चाहिए और अफगानिस्तान से लेकर अरब तक अगर आप चले जाएं तो इसी एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, इसी एक चीज़ की मारामारी है, वो है पैसा। तो पैसा कहाँ पर है, पैसा कहाँ से आएगा, और इसी पैसे के लालच में गजनवी अब इस बात को जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और कासिम के बाद सिंध से आने जाने वाले लोगों ने गजनवी के कान तक की बात पहुंचा दी है कि एक देश है
सिंध नदी के उस पार का इलाका है जिसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा है, क्योंकि अरबी लोगों के आने से पहले हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं भारत कहा जाता था। ये अरबी लोग आते हैं जो सिंध नदी को हिंद नदी बोलते हैं और हिंद नदी के पास के इलाके को हिंदुस्तान बोलते हैं, और यहाँ पर बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको वो हिंदुस्तानी भाषा बोल देते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि क्या क्या अलग अलग भाषाएं हैं, क्योंकि वो एक क्षेत्र से लौट कर चले गए। हाँ, उनके इलाके से भाषा मैच नहीं करती है, तो सिंध नदी है, हिंद का इलाका है, तो भाषा हिंदी होगी। तो वहीं से शब्द की उत्पत्ति होती दिखाई पड़ रही है। तो अब इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का प्लान किया है, और ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। 17 टाइम्स उसने अटैक किया है। कोई मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ी सोच है और लगातार की जाने वाली कोशिश है, और उस कोशिश का परिणाम रहा कि गजनवी जीत गया। भारत के संदर्भ में, भारतीयों के संदर्भ में ये एक नुकसानदायक बात होगी, लेकिन अगर हम एक व्यक्ति की बात करें और एक व्यक्तित्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि गजनवी एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी था जो कहीं ना कहीं फर्म डिटर्मिनेशन वाला आदमी, नॉक नॉक अगेन नॉक, और वही आपको भी करना है। आपको नॉकिंग करनी है, उतनी बार नॉकिंग करनी है जितनी बार सिलेक्शन बोर्ड आपके लिए दरवाजा न खोल दे, खुद फूल माला लेकर तैयार ना हो जाए कि वेलकम भैया अब आ ही जाओ। तुम्हारे लिए कुर्सी ही रख रहे थे, उसे ही साफ कर रहे थे, उसे ही पोंछ पाछ रहे थे, अच्छा सुंदर बना रहे थे, उसी में समय लग गया। तो नॉकिंग करिएगा, छोड़िएगा मत, और नॉकिंग कर लेंगे तो आप विजेता बनेंगे, और नॉकिंग कर ले जाएंगे सफलतापूर्वक तो आप सुल्तान भी बनेंगे। वो सुल्तान बनेंगे जो अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का और अपने जीवन के साथ जुड़े हुए लोगों का सुल्तान होगा, जो लोगों का मार्गदर्शक बनेगा। तो वो बनना है आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गजनवी ने अब भारत पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया है। उसका जो पहला आक्रमण हुआ है, फर्स्ट अटैक, वो 1000 AD में हुआ है। 1000 ईस्वी में किया है उसने पहला आक्रमण, और ये पहला आक्रमण हुआ है बॉर्डर स्टेट पर, जो सीमावर्ती राज्य हैं उन बॉर्डर स्टेट पर। देखिए, कोई भी, आप भी जब एग्जाम देते हैं तो पहला एग्जाम तो सिर्फ इस बात में निकल जाता है, देखें क्या आता है, कितना आता है, किसी और को नहीं, मुझे कितना आता है, खुद के लिए आप इस बात की जांच पड़ताल। पहला एग्जाम ऑल ऑफ द मोस्ट कैंडिडेट्स के साथ ऐसे ही जाता है, क्योंकि पहला एग्जाम घबराहट वाला होता है, पहला एग्जाम थोड़ा डर लेकर आता है। हाँ, उस डर को धीरे धीरे हम अपने एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करके दूर कर लेते हैं, और जैसे जैसे डर दूर हो जाएगा तो दूसरा एग्जाम जब भी आप देंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो गजनवी ने भी अब अपनी एक तरीके से टोह लेने की कोशिश की है कि देखा जाए हिंदुस्तान की जो बारे में सुना है, जो पॉलिटिकल पोजीशन सुनी है कि यहाँ के लोग तो आपस में ही लड़ते भड़ते रहते हैं, यहाँ के बारे में जो सुना है कि पैसा, सोना चांदी तो ऐसा बिखरा हुआ है कि जैसे लोग धनिया और मिर्चा का गट्ठर लगाकर बेच रहे हों, तो ऐसा अगर कोई देश है तो उस देश को लूटा जाए, उस देश का पैसा लिया जाए और अपने सपने को पूरा किया जाए, जो दुनिया के सबसे बड़े शासक के रूप में, जो खलीफा के रूप में बनना चाहता है। बस इसी एक कोशिश में बॉर्डर स्टेट पर 1000 में यह आक्रमण किया गया। इस एक आक्रमण का रिजल्ट भी गजनवी को पता चल गया, और दो रिजल्ट पता चले। एक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, यहाँ के लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो भरा पड़ा है इनके अंदर, और इस एक ईगो को अगर हम कैश करा ले गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और दूसरा, पैसा तो है, यानी जो सुना है वो सुनी सुनाई बात नहीं है, वो सच है, और सच पर अगर चल पड़ेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा और दुनिया हम जीत लेंगे। उसने दूसरा अपना बड़ा आक्रमण किया 1001 AD में, 1001 ईस्वी में, और ये आक्रमण किया गया है उस प्रांत पर जिसे पंजाब कहा जाता है। पंजाब वो इलाका, अगर आप पंजाब को ध्यान से देखें तो पंजाब को हम लोग पंजाब कहते हैं। जानते हैं मैं इस शब्द को क्यों बताना चाह रहा हूं आपको, इस लाइन को मैंने क्यों लिखा है पंजाब? पंजाब को लिखने के पीछे कारण यह है, देखिए, पंच यानी 5 आब यानी वो मैदान जो नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से तैयार होता है, और ऐसा मैदान हमेशा फर्टाइल होता है, और अगर फर्टाइल है तो पैसा है, लोगों के पास पैसा है, और अगर पैसा है तो महमूद गजनवी तो चाहता ही है कि पैसा रहे तुम्हारे पास, तभी तो हम आएंगे। बस इसीलिए इस इलाके का नाम पंजाब से पंजाब हो गया। और पंजाब के उस जमाने के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था जयपाल।
तो जयपाल साहब से लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई में जयपाल ने पूरी ताकत से सामना तो किया है, लेकिन राजपूतों की युद्ध कला शैली और अरब के लोगों की और अफगानी लोगों की युद्ध कला शैली में है जमीन आसमान का अंतर। और उसी जमीन आसमान के अंतर देखिए, जब आपस में लड़ाइयां ज्यादा होती रहती हैं तो उसमें नए नए युद्ध परिष्कृत होते रहते हैं, रिफाइन होते रहते हैं, युद्ध की स्ट्रेटेजी चेंज होती है, उसके वेपन्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारे राजपूत राजाओं ने लड़ाई जरूर की है, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को और अपने वेपन को इतना ज्यादा परिष्कृत, इतना रिफाइन नहीं किया जितना अरबी लोगों ने किया है। और इसी एक का नुकसान जयपाल साहब को उठाना पड़ गया। जयपाल हार गए हैं। यह गजनवी की बहुत बड़ी विजय है। इस विजय ने उसके अगले 15 आक्रमण का रास्ता खोल दिया है। ढेर सारा पैसा लूटा गया। एक सवाल और पूछा जाता है, वो भी हम आपको यहां पर बता दें कि साहब, जब गजनवी ने पंजाब पर आक्रमण किया था तो गजनवी की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, उस वक्त गजनवी की जो राजधानी थी वह हिंद थी। आजकल गजनवी की क्या राजधानी है? आजकल अगर हम लोग बात करें गजनवी की नहीं, पंजाब की राजधानी क्या है? तो आजकल पंजाब की राजधानी क्या है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। प्रेजेंट सिनेरियो कैपिटल ऑफ पंजाब, पंजाब की राजधानी चलिए हम खुद ही बता देते हैं आपको, क्योंकि अभी तक आंसर नहीं मिल पाया है। अब आज के जमाने में पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उस वक्त जो राजधानी हुआ करती थी, चलिए बहुत बढ़िया, सुशील कुमार जी ने आंसर दिया चंडीगढ़, वीरेंद्र जी ने आंसर दे दिया चंडीगढ़। इस बात का ये मेंशन कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और जुड़े रहिएगा। ये दो सवाल मैंने जानबूझकर बताए हैं, एक बताया है, एक पूछा है, ताकि कंपैरिजन हो सके कि आज की राजधानी क्या है और उस समय की राजधानी क्या है। क्योंकि इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा। लैंग्वेज पर फोकस करिएगा। एग्जाम की, एसएससी की एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उस लैंग्वेज के अगर मुताबिक आप काम कर ले गए तो जीएसई नहीं, आजकल एसएससी का जो नया ट्रेंड चल रहा है, या जो स्टेट एग्जामिनेशन ले लीजिए, आप एसएससी छोड़िए, बड़े एग्जाम को छोड़िए, स्टेट लेवल के एग्जाम को लीजिए, तो वहां पर भी अब लैंग्वेज से खेला जा रहा है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और सिर्फ जीएस में ही नहीं, मैथ्स के भी क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड हैं, और लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली तो आपके सवाल के जवाब चुटकियों में फटाफट निकलेंगे, बिना कोई पेन उठाए, बिना कोई कॉपी पर सॉल्व किए, चुटकियों में कर लेंगे। लेकिन लैंग्वेज फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज है उस जमाने की कि साहब, जब गजनवी ने आक्रमण किया तो पंजाब की राजधानी या जयपाल, राजा जयपाल की राजधानी वह हिंद, आज के जमाने में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तो चलिए, आक्रमण हो गया, और इस आक्रमण के बाद जयपाल हार गए हैं, दुखी हुए हैं, और यह पहला राजा है भारत का जो आत्मदाह करता है, लकड़ी की चिता तैयार करवाता है अपने सैनिकों से। और चूंकि मैं अपनी प्रजा को बचा नहीं पाया, यह मेरी जिम्मेदारी थी, बीइंग अ फादर, दिस इज माय ड्यूटी, दिस इज माय ड्यूटी, मेरा कर्तव्य था और मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इस राजा ने अपने आप को जलाकर समाप्त कर लिया। तो भारत का पहला राजा जो आत्मदाह करता है, जो अपने आप को जलाकर समाप्त करता है, उसका नाम जयपाल है। देखिए, ये छोटे छोटे लाइन बहुत ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का एमपी क्यों ना हो, यूपी क्यों ना हो, पंजाब क्यों ना हो, बिहार क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको सामना मिल जाएगा। ठीक, अब हमारे गजनवी ने कई सारे आक्रमण किए, 1008 में, 11 में, 12 में, 17 में, 18 में, 19 में, लेकिन उसका जो बड़ा आक्रमण हो रहा है वो बड़ा आक्रमण उसने किया है 1025 में सोमनाथ पर। 1025 एक मंदिर है जिसका नाम सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, यह हम सब लोग जानते हैं। और सोमनाथ मंदिर की एक विशेषता आपको लगे हाथ यहीं पर बता देते हैं कि सोमनाथ मंदिर वो मंदिर है जो 17 बार तोड़ा गया है। 17 टाइम डिमोलिश हुआ है यह मंदिर, और 17 बार गजनवी ने नहीं तोड़ा है, अलग अलग लोगों ने तोड़ा है, अलग अलग समय पर इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। 17 टाइम्स इस मंदिर को डिमोलिश किया गया, लेकिन जितनी बार यह मंदिर बना है उतनी बार वो अपनी सेम स्ट्रक्चर पर बना है। आज भी आप जब इस मंदिर को देखेंगे तो इस मंदिर का पूरा डिजाइन, पूरा आर्किटेक्चर सिमिलर है, फर्स्ट मंदिर टू टिल नाउ
सबसे अंतिम बार इस मंदिर को रिपेयर कराने का, बनवाने का काम किया था भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनकी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में स्थापित की गई है। तो उनके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया। तो भगवान शिव का मंदिर है और एक जमाने में मंदिर लोगों के लिए बैंक का काम करते थे, क्योंकि वो अपने पैसे, अपनी संपत्ति को यहीं पर सुरक्षित रखा करते थे। आज भी आप मंदिरों में देखेंगे तो बहुत दान पात्र होता है, क्योंकि हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारी आस्था उनके साथ है। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है भगवान का दिया है तो सब सर्वस्व कर दे उनके चरणों पर डाल देते हैं कि साहब प्रभु आपका है, आप इसमें से जो चाहे मुझे दें। वो प्रसाद होगा, वो मेरी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो वो सर्वस्व भगवान को दिया गया है। और ये बात गजनवी को पता चल गई तो गजनवी ने आक्रमण कर दिया है सोमनाथ पर। सोमनाथ है गुजरात में, और उस समय गुजरात का जो राजा है वो सोलंकी वंश का राजा है। ध्यान रखिएगा डायनेस्टी का नाम, क्योंकि ये डायनेस्टी का नाम पूछा जाएगा। तो राजा कौन है? सोलंकी। और सोलंकी वंश के राजा का नाम सोलंकी वंश है और राजा का नाम है भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम से के ऊपर आक्रमण हो गया है। इस लड़ाई हुई है कि नहीं हुई है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं युद्ध हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, राजा साहब मैदान छोड़कर भाग गए, माउंट आबू पर्वत पर छुप गए। लेकिन गुजरात की जनता ने, भारत की जनता ने, आप जैसे नौजवान बच्चों ने गजनवी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, और उस दिन तक प्रवेश नहीं करने दिया जिस दिन तक वो झंडा जो सबसे ऊपर फहर रहा था मंदिर का, जिसको देखकर गजनवी के सामने अब जनता प्रकट हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी और वो कहती थी हमें मार दो, मंदिर में चले जाओ। इतनी बड़ी जनसंख्या को कहां मार पाएगा आदमी? एक को मारेगा तो अगले 20 तैयार हैं, अगले 1000 तैयार हैं काउंटर करेंगे। इसलिए अब गजनवी एक ऐसा रास्ता चाहता है जिसमें जनता ना सामने खड़ी हो। तो उसने एक दिन शायद मंदिर के पुजारी को अगवा कर लिया है। मंदिर के पुजारी ने डर से या पैसों के लालच में, क्या है सच नहीं मालूम, लेकिन वो राज बता दिया कि वो झंडा साहब गिरवा दीजिए और फिर इसके बाद कोई नहीं आएगा। कहते हैं अगले ही दिन ऐसा ही हुआ, झंडा गिर पड़ा है, एक तीर छोड़ा गया जो झंडे को गिरा देता है, और अब मंदिर में प्रवेश कर रहा है महमूद गजनवी अपनी सेना के साथ। वो मंदिर तोड़ता है, भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ता है और तहखाने में पहुंचता है और हैरान और परेशान इस बात को लेकर कि यार बताओ 16 आक्रमण कर डाले और अब तक जो है ये उसका 16वां आक्रमण है, तो 15 आक्रमण मैं कर चुका हूं। इस 15 आक्रमण में मुझे उतना पैसा नहीं मिला जितना मुझे 16वें आक्रमण में मिल रहा है। इतना पैसा देखकर हैरान और परेशान गजनवी उस सारे पैसे को लेकर अब चल पड़ा है। ये बात दूसरी है कि जब वो सिंध के इलाके से गुजर रहा है तो सिंध के जो जाट जाति के प्रजाति के ताकतवर बहादुर लोग हैं उन्होंने गजनवी पर आक्रमण किया है। गजनवी की सेना 2 हिस्सों में बंट गई है। एक वो हिस्सा जिसे खुद गजनवी लीड कर रहा है, महमूद लीड कर रहा है, तो महमूद निकल पड़ा है आगे। दूसरा हिस्सा जो पैसों को सुरक्षित लेकर चल रहा है उस पर हो गया है आक्रमण, और इस एक आक्रमण में ढेर सारा पैसा जाट लोगों ने लूट लिया और महमूद के कई सैनिकों को मार डाला गया। अब जब लुटी पिटी सेना पहुंचती है गजनी में और महमूद अब अपने पैसे को वापस दोबारा देखना चाहता, कोई भी व्यक्ति चाहेगा, महमूद भी चाहता है, तो जब वो देखता है तो अब उसे हैरानी होती है, यार पैसा तो कम हो गया। तो पूछा गया पैसा कैसे कम हो गया, तो सैनिकों ने जवाब दिया साहब आप तो घोड़े से तो निकल लिए खटर पटर, हम आ रहे थे ना साहब वो गधे ऊंट खच्चर से, जाट लोग मिले साहब, मारे बहुत, मारे तो ठीक, पैसा अलग से लूट लिए। अब गजनवी इस बात से नाराज कि मैं डाकू और मुझसे भी बड़े डाकू हम ही को लूट लिए। इस बात से नाराज गजनवी ने अपना 17वां और अंतिम आक्रमण किया है सिंध के इलाके पर। यह उसका अंतिम आक्रमण है और इस एक आक्रमण में गजनवी ने 1 लाख लोगों को मार दिया है। ये नंबर कितना सच है मालूम नहीं, लेकिन हाँ मरने वाले लोगों की तादाद जरूर ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ से 1 लाख लोगों की मरने की बात कही जाती है जिन्हें मार दिया गया। और इसके बाद गजनवी कभी नहीं लौट पाया, क्योंकि 1030 देखिए ऊपर डेट लिखा भी हुआ है, 1030 में बीमार गजनवी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मौत के साथ ही फिर कोई भी आक्रमणकारी भारत की ओर नहीं आ पाया है। यहीं पर एक सवाल और पूछा जाता है, वो भी हम आपके साथ जल्दी से शेयर कर लें
क्योंकि वो सवाल अक्सर पूछा जाता है। बेसिकली गजनवी के साथ कुछ एक बड़े विद्वान हैं दरबार में, उनमें से एक नाम है अल बरूनी का। ठीक है, पूछा जाता है कि गजनवी के साथ कौन सा लेखक भारत में आया था। ठीक है, तो वो अल बरूनी आया था। यहां पर पूछा जाता है अल बरूनी की किताब का नाम बताइए, तो अल बरूनी की किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अगर नोट कर रहे होंगे तो, और किताबुल हिंद। ठीक, ये दो नाम अलग जरूर है लेकिन ये एक ही किताब का नाम है, ध्यान रखिएगा। ये किताब एक ही है, वो अलग बात है कि इसके दो नाम हम लोगों को मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो तहकीक हिंद और किताबुल हिंद एक किताब है जिसे अल बरूनी ने लिखा हुआ है, और इस किताब में भारत के राजपूत संस्कृति के बारे में, जो राजपूत कल्चर है उसके बारे में लिखा गया है। तो पहली किताब है जो कि किसी राजपूत कल्चर के बारे में लिख रही है, बता रही है। इससे पहले किसी भी विदेशी व्यक्ति ने राजपूतों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यह सवाल जरूर पूछा जाता है कि अल बरूनी गजनवी के साथ आया, उसने कौन सी किताब लिखी, या गजनवी के साथ कौन सा लेखक या इतिहासकार आया था। तो दैट वाज अल बरूनी, और अल बरूनी का जो नाम है वो है अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी। ध्यान रखिएगा, अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी, ये उसका पूरा नाम है। नहीं पूछा जाएगा, ये बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोगों के अपने जो एग्जाम है उसमें सिर्फ अल बरूनी तक टिका रहता है। एक चीज और थोड़ी सी जान लीजिएगा, एक और बहुत बड़ा लेखक है जिसे फिरदौसी कहा जाता है, ये पूछा गया है फिरदौसी का। तो फिरदौसी जो कि गजनवी का राजकवि के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, इसने जो किताब लिखी है वो किताब है शाहनामा। पूछा जाता है शाहनामा। ठीक, इस बड़े से नाम को अगर थोड़ा तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, मैं एक लाइन से इस नाम को काट दूं, एक और लिखा है शाह और एक और लिखा है नामा। शाह मतलब होता है किंग, यानी कि शासक। शासक कौन है? महमूद गजनवी। और नामा मतलब इतिहास। ध्यान रखिएगा, इस पूरी किताब का मतलब होता है राजा का इतिहास। शाहनामा मतलब हिस्ट्री ऑफ किंग। तो इस किताब में राजा महमूद गजनवी के बारे में लिखा गया है, और एक इतिहासकार भी है जिसे उत्बी के नाम पर जाना जाता है। ऊपर की ओर लिख दे रहा हूं, उत्बी के नाम पर जाना जाता है, और इसकी किताब का नाम है तारीख ए यामनी। याद रखिएगा, और यही वो किताब है जो बताती है कि महमूद का जो वंश है, महमूद की जो डायनेस्टी है, उसका नाम यामनी है। तो यामनी वंश की किताब लिखी गई है जिसमें इस वंश की शुरुआत करते हुए इसे आगे तक लेकर चला गया है, और इस पूरी किताब से हम लोगों को इस पूरी डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये विदेशी आक्रमणकारी दो रहे, जिनमें से एक कासिम आया और चला गया, दूसरा जो कि आपका उत्बी है, जो कि लेखक है, महमूद गजनवी है, जो कि आता है, पैसा लूटता है और चला जाता है, और एक और व्यक्ति है जिसे मोहम्मद गोरी के नाम पर जाना जाता है। मोहम्मद गोरी कब आया, कैसे आया, उसने भारत को क्यों नहीं लूटा, भारत की सत्ता क्यों उसने हथिया ली, उसने ऐसा क्यों किया, इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास हैं, हम लोग ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिएगा। अगली मुलाकात हम लोग महमूद मोहम्मद गोरी के साथ करेंगे, उसके गोर में जाकर भारत में आते हुए। अब आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है, मैथ्स वाले सर आएंगे, सॉल्व कर डालिएगा बहुत जल्दी जल्दी। लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड हो गए। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।